हेलो मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के बीच में आज का जो नया एपिसोड लेकर आया हूं, उस एपिसोड का नाम है 5 अंकीय प्रश्न। यानी आज का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में 5 अंक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत, उसका सीरीज मैं लेकर आया हूं। आज का जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वह क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए चुन कर लाया हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि आज का सीरीज, आज का एपिसोड है लॉन्ग क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित है, और ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। तो इस क्वेश्चन को अपने दिल और दिमाग में एक्टिव रखिएगा। आज का एपिसोड एकदम शानदार, जानदार मिसाल होगा, क्योंकि आज का एपिसोड है लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित है। अर्थात आज का जो क्वेश्चन मैं पढ़ेंगे, आज का जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, वह क्वेश्चन 5 अंकों में पूछा जाता है। तो आज का क्वेश्चन बनना चाहिए, बेशक बनना चाहिए। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आज का एपिसोड है लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित है। जैसा कि आपके बैनर पे लिखा गया है, VVI 5 अंकीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जी 100 में 100 इस बार भी मैथ में ठोकना है, और एक एक क्वेश्चन बनेगा। जी घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश न करें ये कितनी गलत बात है। हम कोशिश न करें ये कितनी गलत बात है, क्योंकि दुनिया जानता है कि जब समुंदर में कश्ती चल सकती है, तो मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल सकती है। हम तकदीर बदल देंगे, बदल सकते हैं, क्योंकि हम मानव प्राणी है। हम किसी भी वस्तु को पलट सकते हैं। तो आज का एपिसोड में आपका स्वागत है। चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की ओर। आज का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 अंकों में पूछा जाएगा। तो चलते हैं नया क्वेश्चन की ओर। वह क्वेश्चन आपका कौन सा है? क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतिक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतिक्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन यह है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतिक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतिक्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस होता है, पश्चात का मतलब बाद यानी प्लस होता है। तो 3 वर्ष पूर्व का व्यतिक्रम और 5 वर्ष बाद का व्यतिक्रम, और दोनों को जोड़ देता है तो कितना हो जाता है? योगफल 1/3 होता है। तो हमें क्या निकालना है? रहमान का वर्तमान उम्र निकालना है। क्या निकालना है? रहमान का वर्तमान उम्र निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, माना कि रहमान का वर्तमान उम्र, माना कि रहमान का वर्तमान उम्र, माना कि रहमान का वर्तमान उम्र X वर्ष। कहता है कि माना कि रहमान का वर्तमान उम्र X वर्ष, इसीलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान का उम्र, 3 वर्ष पूर्व रहमान का उम्र क्या हो जाएगा? X - 3 वर्ष। एंड 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात या बाद रहमान का उम्र X + 5 वर्ष। ध्यान देना है,
माना कि रहमान का वर्तमान उम्र x वर्ष, इसीलिए 3 वर्ष पूर्व x माइनस 3 वर्ष, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका व्युत्क्रम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका व्युत्क्रम तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 और योग कितना है 1/3। इसको भिन्न जोड़ करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग लघुत्तम कर लेंगे x माइनस 3 और x प्लस 5। अब इनसे जो हम भाग देंगे इस लघुत्तम में तो ये पार्ट कट जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा। x प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 5 होगा, प्लस है। फिर इनसे भाग देंगे ये पार्ट कट जाएगा, x माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तब x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। अब इसको ऑपरेशन करो, x प्लस 5 प्लस से हम गुना करेंगे प्लस होगा, प्लस से माइनस को गुना करेंगे माइनस होगा। नीचे में देखिए x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से गुना करेंगे 5x, माइनस 3 को x से गुना करेंगे माइनस 3 और 3 को 5 से गुना करेंगे 3 5 15 1/3। ध्यान देंगे अब a गो x और a गो x, 2 गो x तो 2x 5 में तो 3 जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3x आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अब बराबर 1/3। अब देखो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 दूना 6x और 3 दूना 6, यानी 3 से दोनों को गुना कर दिए। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर, ये साइड चेंज कर देते हैं, माइनस 6x, ये आएगा दोनों 0, ये प्लस 6x है इधर आ गया तो माइनस हो गया, यानी दोनों का चिन्ह प्लस है इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस 2x है, ये माइनस 6x है, माइनस में से प्लस जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, 15 माइनस में और 6 भी माइनस में तो दोनों जुट के माइनस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड के फैक्टर पे आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर ये गुणनखंड के फ्रेम में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। क्यों कि 7x में से प्लस 3x घटाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अब देखो x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, फिर x माइनस 7 डबल बार लिखेगा, ये दोनों कॉस्ट का जो है ये दोनों कॉस्ट सेम होता है। कैसे, x को x से गुना किए x स्क्वायर, x को 7 से गुना करेंगे माइनस 7x, x को कितना से गुना करोगे प्लस 3x तो प्लस 3, तो प्लस 3 को x से गुना करेंगे प्लस 3x और 3 7 21 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 7 और x प्लस 3, क्योंकि ये दोनों कॉस्ट में जो है वो दोनों सेम है तो एक बार लेंगे तो x माइनस 7 और x प्लस 3 होगा, x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे देखेंगे यदि x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या आ जाएगा 7, यदि x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या होगा 7। अब देखिए हमने क्या माने हैं, माना कि रहमान का वर्तमान उम्र x हुआ और x का मान कितना निकला 7, एक x का मान माइनस 3 निकलेगा क्योंकि प्लस है, इसको हम साइड चेंज करें तो माइनस होगा। तो हमें उम्र जो होता है, चाल जो होता है, ये सब माइनस में नहीं होता है, तो हमने माइनस वाला को ऑपरेशन किया तो प्लस में आ गया, प्लस वाले को ऑपरेशन करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन उम्र तो हमें पता है कि उम्र कभी माइनस में नहीं होता है। तो हमें x का मान कितना निकला 7 निकला और हमने रहमान का वर्तमान उम्र क्या माने हैं 7। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः रहमान का वर्तमान उम्र, अतः रहमान का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 7 वर्ष। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। हमने क्या पढ़े, मेरा क्वेश्चन जिस तरीका से था उस तरीका से हमने सवाल को बनाए कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम
और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यस्तक्रम का योग 1/3 है, तो रहमान का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो हमने सबसे पहले क्या किए, रहमान का वर्तमान उम्र को मान लिए। अब रहमान का वर्तमान उम्र यदि x वर्ष है तो इसका 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x-3। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x+5। वैसा व्यस्तक्रम क्या हो जाएगा, 1/x-3 और 1/x+5। दोनों व्यस्तक्रम को जोड़ के कितना निकल गया, 1/3 आता है। दोनों व्यस्तक्रम को जोड़ता है, 3 वर्ष पूर्व वाले और 5 वर्ष बाद वाले, दोनों व्यस्तक्रम को जोड़ता है 1/3 आता है। अब यहां से मेरा कैलकुलेशन है, इसको और इसको मैंने लघुत्तम लिए तो हमें आ गया, ये लघुत्तम आया है, समझा ना, ये मेरे को लघुत्तम आया। अब हम लघुत्तम में हर से भाग दिए, ये पार्ट कट गया, इतना बचा, इसको 1 से गुना किए तो इतना हुआ। फिर देखो प्लस का चिन्ह प्लस दिए, इस बार हम इनसे भाग दिए तो ये पार्ट कट गया, तो इतना बच गया। x-3 को 1 से गुना किए, x-3, नीचे में नो परिवर्तन। अब कैलकुलेशन किए, x+5 प्लस के दोनों से गुना हो गया तो प्लस वाले प्लस और माइनस वाले माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस को गुना होता है तो माइनस होता है। नीचे में x को x से गुना किया x², x को 5 से गुना किया 5x, -3 को प्लस x से गुना किया -3x, -3 को प्लस 5 से गुना किया -15 बराबर 1/3। देखो एगो x प्लस में, एगो x प्लस में, 2 x प्लस में, 5 प्लस में, 3 माइनस में, तो 5 में तो 3 जाएगा 2, तो 2x+2, 2x+2 बट्टा x², 5x में से 3x घटाएंगे 2x -15, अर्थात 2x+2 बराबर x² + 2x -15 बराबर 1/3। अब हमने क्या कर दिए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए 1 से तो इतना हो गया, 3 को गुना कर दिए दोनों से तो इतना हो गया। अब इस दोनों को इस साइड लेकर आ गए, ये दोनों प्लस का इधर है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए x² अपना जगह पर है, x² अपने जगह पर, 2x प्लस में 6x माइनस में, 6 में से 2 जाएगा तो -4x, 15 - 6 माइनस, दोनों माइनस जुट गया तो कितना हो गया, -21 हो गया। अब यहां से देखो ये गुणनखंड द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। जब द्विघात समीकरण हो गया तो x का 2 मान होगा, कितना होगा 2। तो देखो यहाँ पर हमने गुणनखंड के हिसाब से हमने गुणनखंड करते हुए x का मान हमें निकला है, एगो 7 निकला है, और इसको ऑपरेशन करेंगे तो माइनस में निकलेगा। हम इसलिए इसको नहीं लिए क्योंकि माइनस में उम्र नहीं होता है, तो x का मान मुझे 7 निकला है, अतः इसका उम्र कितना है, 7 वर्ष है। अब हम इस सवाल को, यदि इस सवाल को हम चेक करें, यदि हम इस सवाल को चेक करें तो 3 वर्ष पूर्व का व्यस्तक्रम, ठीक है, इसके नीचे 1 डाल देंगे तो, और एक था 5 वर्ष बाद का व्यस्तक्रम, 7 में तो 3 जाएगा 4/1 जोड़ देना है, ध्यान दीजिएगा, 7 5 12/1 व्यस्तक्रम में जोड़ना है, 1/4 और 1/12 ध्यान देंगे। इधर हम लघुत्तम लेंगे तो 12 होगा, 4 तिया 3 मरतबा प्लस 1, 3 1 4/12, 4 1 4, 4 तिया 12। देखो 1/3 आया, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, दोनों का व्यस्तक्रम कितना होता है, 1/3 होता है। जोड़कर कितना, जोड़ने के बाद 1/3 आता है। तो लगता है गौज आप लोग सवाल बहुत अच्छे से समझे होंगे। सिर्फ सवाल में ट्रिकली समझना है कि क्या कहता है। अरे 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद व्यस्तक्रम करके दोनों को जोड़ते हैं तो 1/3 आता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे हम भी किए। अब नया सवाल है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कब 2 नंबर में भी पूछ देता है, कब 5 नंबर में पूछता है, जनरली 5 में ही आता है। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, या निम्नलिखित आवर्त सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। अर्थात क्या निकालना है हमको, बहुलक निकालना है। अब देखेंगे आंसर नंबर 2। अब यहां पर कहता है कि बहुलक निकालिए। क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये पढ़े थे कि वर्ग अंतराल और बारंबारता चाहिए। हमें माद चाहे माध्यक हो, चाहे बहुलक हो, माद माध्यक बहुलक, इस तीनों में से किसी को प्राप्त करने के लिए, किसी को भी निकालने के लिए हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाए थे, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाए थे, एकदम मूड को क्लियर करके पढ़े थे। वर्ग अंतराल चाहिए और बारंबारता चाहिए। तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। हमने आपको एक ट्रिक बताए थे कि बहुलक निकालने के लिए बारंबारता में सबसे बड़ा को निकालना है। किसको निकालना है,
सबसे बड़ा वाला को। तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखो ये 7 है, तो 27 है, सबसे बड़ा क्या है 27। तो सबसे बड़ा को हम F1 मानेंगे। क्या मानेंगे? F1। यही हो गया बहुलक वर्ग। सबसे बड़ा, सबसे मेन हीरो यही होता है। हम बारंबारता में सबसे पहले बड़ा को चुनेंगे। तो 27 सबसे बड़ा है, ये F1 हो गया। अब F1 से पहले क्या होता है? F0 होता है। F0 23 हो गया। और F1 के बाद क्या होता है? F2 होता है। तो F2 तुमको 21 हो गया। तो मेरे दोस्तों हमने किसको पहले तलाशेंगे? सबसे पहले F1 को। और F1 कौन होगा? जो बारंबारता में सबसे बड़ा होगा। तो 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2। अब देखिए क्या होता है, F1 का जो वर्ग अंतराल है, F1 का जो वर्ग अंतराल है उसका जो निम्न सीमा है उसको हम लोग L कहेंगे। बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा है उसको L कहेंगे। और इस बीच की दूरी को हम 10 कहेंगे। तो L का मान कितना है? 20। L का मान कितना है? 20। और H का मान कितना है? हमें 10 है। जब हमको F1, F0, F2, H और L प्राप्त हो गया है तो बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक का जैसा हम लोग जानते हैं, बहुलक का मतलब होता है जिस राशि का बारंबारता सर्वाधिक होता है उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो बहुलक निकालने के लिए हमको L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और H चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो जितना हमें फॉर्मूला में एलिमेंट है उतना हमें प्राप्त होना चाहिए ना मेरे दोस्तों। अब L का मान हमें यह दिया है 20, F1 का मान और F0 का मान और F2 का मान देखिए। F1 का मान है 27, F0 का मान है 23 और F2 का मान है 21। तो F1 27 है, तो 27 माइनस 23, नीचे में 2 से गुना करेंगे इसको, 27 को माइनस 23, F2 माइनस 21 है और H का मान 10 है। चेक कर लो, F1 27 है, F0 23 है और F2 21 है। इसमें यदि एक भी गड़बड़ा गया तो तुम्हारा आंसर जी समझ लो पटना से कहां चला जाएगा? नालंदा की तरह चला जाएगा। अर्थात एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो 20 प्लस 27 में से 23 जाएगा 4 होगा, इसको गुना करेंगे 27 गुना कितना होता है? 54 होता है। और इस दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4 और 2 2 4, 44 हो गया। अब गुने 10। अब यहां से कैलकुलेशन है 20 प्लस 4 बट्टा 20 प्लस 4 बट्टा, अब नीचे में घटा कर लिखना है। 54 में से 44 घटाएंगे तो 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। और गुने में कितना है? 10। ये दोनों देखो कट गया। अब आपको समझना है कि 20 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अर्थात मेरा बहुलक कितना निकल गया? 24 निकल गया है। आपका क्वेश्चन था कि निम्न बंटन का यानी निम्नलिखित बंटन का क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो जैसा कि मुझे पता है बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल चाहिए और बारंबारता चाहिए। क्या चाहिए? वर्ग अंतराल चाहिए और बारंबारता चाहिए। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता चाहिए। तो बारंबारता में हम ये देखेंगे सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। सबसे बड़ा डाटा जो है यहाँ पर 27 है। तो बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग बहुलक वर्ग कहेंगे। अर्थात जो सबसे बड़ा बारंबारता है वह बहुलक वर्ग हो जाता है, उसको हमें F1 कहेंगे। सबसे बड़ी बारंबारता को हम लोग F1 कहेंगे। F1 से पहले वाले को F0 कहेंगे और F1 के बाद वाले को F2 कहेंगे। और F1 का जो ये बहुलक वर्ग है उसका जो निम्न सीमा है उसको L कहेंगे और बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? H कहेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला ही होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H।
और ये सारी चीज आपको वहां से मिल जाता है वर्ग अंतराल और बारंबारता से। और हमारा कैलकुलेशन करके आंसर कितना आ गया, 24 आ गया है। अब तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। क्वेश्चन है कि एक भिन्न है, उसमें 1 जोड़ता है और 1 घटाता है तो भिन्न 1/1 हो जाता है, यानी 1 होता है। पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप यह है कि इस बार हर में 1 जोड़ देता है तो वह 1/2 हो जाता है। दूसरा स्टेप में सिर्फ हर में जोड़ता है, अंश में कुछ भी नहीं करता है, तो 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है, तो देखेंगे। सबसे पहले आंसर नंबर 3, सॉल्यूशन। माना कि अभिष्ट भिन्न, माना कि अभिष्ट भिन्न x/y है, माना कि अभिष्ट भिन्न x/y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में 1 जोड़ता है, हर में 1 घटाता है तो भिन्न 1/1 हो जाता है। इसको हम लोग करेंगे ऑपरेशन x+1 बराबर y-1, तिरछा तिरछे गुना से साइड चेंज कर लेंगे, y इधर आएगा -1 +1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x - y बराबर -2 समीकरण 1। ये जो सवाल है 2 चर में रैखिक समीकरण चैप्टर से ये सवाल है। जब ये भिन्न वाला सवाल आ जाएगा, डायरेक्ट हम माना कि अभिष्ट भिन्न x/y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाता है, यानी 1/1 हो जाता है। हमने तिरछा तिरछी गुना करके समीकरण तक ले आए। अब क्या कहता है, अगेन दूसरी बात क्या कहता है, अगेन कहता है, अगेन क्या कहता है कि इस बार जो है ना, इस बार हर में 1 जोड़ता है तो भिन्न 1/2 होता है। इस बार अंश को नहीं छेड़खानी किया। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करो, 2x बराबर y+1, साइड चेंज करो, समीकरण के रूप में लाओ, ये एक समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में है x - y बराबर -2, समीकरण 2 में है 2x - y बराबर 1। अब यहां पर हमको करना क्या है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि समीकरण 1 में भी y का चिन्ह माइनस है, समीकरण 2 में भी y का चिन्ह माइनस में है। दोनों का संख्या तो सबसे पहले बराबर है, तो माइनस जब दोनों हम जिसको काटेंगे, यहां पर हम y को काट रहे हैं, चाहे x को काटो चाहे y को काटो, दोनों का नियम सेम होता है। सबसे पहले चर की संख्या बराबर होना चाहिए। यदि चर की संख्या बराबर है उसके बाद चिन्ह को देखा जाता है। जब चर की संख्या बराबर है तो हम चिन्ह देखेंगे। यदि दोनों का चिन्ह प्लस है, यानी दोनों का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2, यदि दोनों का चिन्ह यदि प्लस में है या दोनों का चिन्ह माइनस में है तो उस कंडीशन में माइनस करेंगे, यानी सेम चिन्ह रहेगा तो माइनस और अल्टरनेट रहेगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर y का भी चिन्ह माइनस में है और समीकरण 2 में भी माइनस है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 मेरा था x - y बराबर -2, समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1, हम घटा रहे हैं। देखो माइनस यहाँ पे डालेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, ये दोनों कट गया। -2x में से एगो x घट जाएगा तो हमको बच जाएगा एगो x माइनस में। अब यहाँ पर ध्यान दो, -2 को -1, ये देखो -2 है और ये प्लस पहले से तो हमने माइनस दिए, तो ये -2 और -1 टोटल कितना हो जाएगा, -3। ये माइनस कट गया तो x का मान कितना निकल गया, हमको 3 निकला है। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर आपका समीकरण 1 है x - y बराबर -2।
तो x माइनस वाई बराबर -2, x का मान मेरे को 3 निकला है, ध्यान देंगे। तो x की जगह पर 3 रख दिए। अब हम इसको करेंगे क्या, 3, ये माइनस वाला इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो y बराबर 3 2 कितना निकल गया, 5। x का मान हमें 3 निकला है और y का मान हमें 5 निकला है। अब x बटा y बराबर हमको क्या है, भिन्न है, यानी x बटा y क्या हो गया, भिन्न। तो अतः अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न x बटा y जो हम माने हैं, तो x का मान 3 है, x का मान 3 और y का मान 5, ये मेरा भिन्न निकल गया। अब हम आंसर को जांच करेंगे कि आंसर सही है या गलत है। तो 3/5 है, एक बार अंश में 1 जोड़ता है और हर में 1 घटाता है, तो 4/4 काट के कितना गया, 1। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है। बात सही है, 1 आ जाता है। दूसरा कंडीशन बोला था भिन्न, तो मेरा यही रहेगा। दूसरा कंडीशन बोला था कि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, तो 3 1 3 5 1 6, फिर इसको कैलकुलेशन करें, 3 1 3 3 2 6, 1/2। देखो आंसर भी सही है और क्वेश्चन भी सही है, हम सर्टिफाइड हो गए हैं कि नहीं, मेरा जो आंसर निकला है वह बिल्कुल 110% सही है। क्योंकि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा ले तो भिन्न 1 हो जाता है, और हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है, यानी 2 चर में रैखिक समीकरण। जब भी भिन्न वाला सवाल आएगा तो माना कि अभिष्ट भिन्न x बट्टा y है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हर में क्या करता है, अंश में क्या करता है, कितना आता है, उसके बाद हम तिरछा तिरछी गुणा करके क्या कर देंगे, कैलकुलेशन करके हम समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण। और उस समीकरण को अप्लाई करते हुए हमारा कैलकुलेशन आगे जाएगा। दोनों समीकरण को ऑपरेशन करेंगे, एक्स वाई का मान निकलेगा और वही x बटा वाई मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब मेरा नया सवाल है कि इतना के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इतना के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि इसके 2 शून्यक इतना और इतना है। इस बहुपद के अन्य शून्यक, शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको 2 शून्यक दिया है, एगो √2 है और एगो -√2। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा, जब भी, तो 2 शून्यक दिया रहेगा, उसमें भी एगो प्लस में और एगो माइनस में, क्योंकि उसको हमें कैलकुलेशन करके भाजक बनाना है और भाजक से इस बहुपद में भाग देना है, और भाग देंगे तो मेरा रिजल्ट भागफल जो आएगा वह द्विघात बहुपद आएगा, और फिर उसको वहां से 2 शून्यक निकाल लेंगे। तो हमें इसलिए एगो प्लस में और एगो माइनस में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ध्यान देंगे सॉल्यूशन पर। हमारा जो बहुपद है px के रूप में वह है 2x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x माइनस 2। 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x²। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन, हमारा जो बहुपद दिया है x के टर्म में वह है 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ये मेरा बहुपद है। इसका जो 2 शून्यक दिया है, एगो अल्फा है और एगो बीटा है, एक प्लस में एगो माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एगो को प्लस के फॉर्मेट में लाएंगे, यानी इसको ऐसे करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि x प्लस √2 बराबर 0, तो प्लस में है तो माइनस में आएगा और माइनस में है तो प्लस में। सबसे पहले हम इस शून्य को पहले गुणनखंड में लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से a प्लस बी और a माइनस बी का a प्लस बी और गुण a माइनस बी, तो a² और माइनस b², इसको हम लोग gx मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको gx मानेंगे, यानी भाजक। इसको कैलकुलेशन करने के बाद देखो a प्लस बी और गुण a माइनस बी, a² माइनस b², तो a² माइनस b², तो x का x², x का s²। यहां पर
हाँ, ये a प्लस बी गुने a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर सीधे 2 हो जाएगा। इसको हम लोग gx माने। अब हमको क्या करना है सो थोड़ा समझिए। अब हमको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, बहुपद में भाग देना है। 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और क्या है, और आपको है -2 इसमें हमको भाग देना है। अब जिस बच्चे को भाग नहीं होता होगा अलजेब्रा भाग, उसको ये सवाल नहीं टसकेगा, घुसकबो नहीं करेगा। अब देखो 2x का पावर 4 है, यहां पर x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर मर्तबा हम पढ़ेंगे तो हमको हो जाएगा 2x का पावर 4, साथ में -2 है, तो -2 को 2x स्क्वायर में पढ़ेंगे तो -4x स्क्वायर होगा, इसके सामने आएगा। ये माइनस के साथ कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -3x क्यूब को पहले हम नोट करेंगे, उसके बाद प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो प्लस x स्क्वायर होगा, प्लस 6x को भी नोट कर लेते हैं। यहां पर -3x क्यूब है, वहां पर प्लस x स्क्वायर है, तो -x से हम भाग देंगे, तो हमको हो जाएगा -3x से, -3x से, तो -3x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -3x क्यूब, और -3x को -2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 6x होगा। यहां पर देखो प्लस देकर इसको काटेंगे, इसको माइनस देकर काट देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 2 है या माइनस है, -2 को नोट करेंगे। अब एक्स स्क्वायर -2 और यहां पर एक्स स्क्वायर -2 सेम एक मर्तबा भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -2 देखो ये अपोजिट चिन्ह के साथ कट गया। अब हमारा जो भागफल निकला है 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद निकला है, इसको अब हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, 2x स्क्वायर -3x प्लस 1। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 1 होगा। गुणनखंड कर रहे हैं, अब हम 2x यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1, 2x को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को -1 से गुना करेंगे तो -2x। अब देखो x माइनस 1 है, यहाँ पे -x प्लस 1 है तो -1 से गुना करेंगे, तो x माइनस 1 और 2x माइनस 1, एगो अंदर वाले और एगो बाहर वाले। अब यहां से हम लोग इसको शून्य के निकालेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर है एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या x बराबर 1/2। देखो x का मान ये एगो निकल गया, एगो ये, यही शेष शून्यक था, यही क्या है शेष शून्यक, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शेष शून्यक, अतः शेष शून्यक, अतः शेष शून्यक, अतः शेष शून्यक बराबर आपको है शेष शून्य क्या निकला है, एगो -1 निकला है, नहीं एगो 1 निकला है और एगो 1/2 निकला है, एगो आपको 1 निकला है और एगो 1/2 निकला है, अतः शेष शून्यक 1 एंड 1/2, ये आपका आंसर निकल गया। आप लोग एक बार सवाल को पुनः देखेंगे, समझेंगे, जहां भी मिस्टेक हो आप बताइएगा। सबसे पहले करें कि इस बहुपद का जो है अन यानी शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ 2 शून्यक दिया गया है, जब भी अधिकतम पावर 4 आएगा तो उसका 4 गो शून्यक होगा, अधिकतम पावर 3 आएगा तो 3 गो शून्यक होगा, अधिकतम पावर 2 आएगा तो 2 गो शून्यक होगा, अधिकतम पावर 1 आएगा तो 1 शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यक या रैखिक समीकरण के 1 शून्यक, द्विघात समीकरण के 2 शून्यक, त्रिघात समीकरण के 3 शून्यक, और जिसका अधिकतम पावर 4 हो उसका भी 4 शून्यक। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और जहां पर 2 गो शून्यक दिया रहेगा तो शेष शून्यक निकालने के लिए सिर्फ 2 गो बात समझिए। सबसे पहले बहुपद आप दर्शा दीजिए, 2 गो शून्यक दिया है उसको अल्फा और बीटा बना दीजिए, एगो को x प्लस कर दीजिए, एगो को x माइनस कर दीजिए। यदि बहुपद आपको x के टर्म में है तो x प्लस, यदि y के टर्म में है तो y प्लस,
तो एगो को प्लस करेंगे, एगो को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना बराबर 0, तो ये प्लस है तो माइनस में आएगा, और ये माइनस है तो प्लस में आएगा, इसीलिए एगो प्लस में दिया है और एगो माइनस में। अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद, हमें भाजक निकलेगा। इसको हम लोग भाजक मानेंगे। इसको क्या निकलेंगे? भाजक मान लेंगे। अब इसको जब हम भाजक मान लेंगे तो भाजक को भाज में हम देखो, भाजक से भाज में भाग देंगे, जो मेरा बहुपद है। भाग देने के बाद यहां पर देखो हमको एक बहुपद निकलता है, द्विघात बहुपद, भागफल के रूप में। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे, और इस गुणनखंड के हिसाब किताब से मेरा जो निकलेगा x का 2 गो मान, यही मेरा शेष 2 को क्या हो गया? शून्यक हो गया। यही दोनों मेरा शून्यक हो गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करेंगे, एकदम तन मन धन से हम लोग पढ़ेंगे। यार तकदीर बदलेगा, काहे घबराती हो? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि समुंदर में कश्ती चल सकती है तो मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल सकती है? अरे जीतने का मजा तब है जब सारी दुनिया तुम्हें हराने के लिए जी जान लगा दे। अरे वहां जीत कर दिखाओ, कर्ण अर्जुन से ज्यादा नाम चलेगा। जी आप जीतने का साहस रखो, क्योंकि करमवीर उसको कहा जाता है जो जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं, पहाड़ को पर्वत को चीर के फाड़ के अपना रास्ता खोज लेते हैं। जी चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। अर्थात वह भाग के भरोसे नहीं, किस्मत के भरोसे नहीं, अपने मेहनत के बदौलत, अपने पसीना की बदौलत अपने इतिहास को बदलना चाहता है। इसलिए आपको जितना भी समय बचा है वही क्वेश्चन को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा, और एकदम ऑपरेशन करके मुझे आना है। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। जी 24 घंटा में एकदम लगा दो, जी जान लगा दो, 12-13 घंटा के स्टडी करो, आप नया क्रैक होंगे। बिहार का जो नया टॉपर होंगे उसमें भी आपका नाम जरूर होगा। उसके लिए एकदम मेहनत की जरूरत होती है। इधर उधर लाल हरियर पीला के चक्कर में नहीं रहना है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? त्रिभुज का आधार क्या होगा? चलते हैं आधार क्या होगा सॉल्यूशन पे। माना कि आधार जो होगा इसका, माना कि आधार x सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर का है, इसीलिए इसका जो लंब होगा परपेंडिकुलर जो होगा 7 सेंटीमीटर आधार से क्या होगा? कम होगा। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है जी। एंड कर्ण कितना दिया गया है? एंड आपको कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में, हम लोग यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मेरा ये होगा, यही बना लेते हैं। डायग्राम मेरा ये है कि आधार मेरा जो है वह x सेंटीमीटर, आधार x सेंटीमीटर, और आधार से लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया। हम आधार को x सेंटीमीटर मान लिए, आधार को क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। अब देखिए वी नो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या ए बी का मान है x माइनस 7 उसका होल स्क्वायर, बी सी का मान है x स्क्वायर, और ए सी का मान है 13 उसका स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको एक्स स्क्वायर और बराबर 13 का स्क्वायर 169। देखो एक्स स्क्वायर दो गो एक्स स्क्वायर हो गया, 7 दूना 14 एक्स हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और इधर 169 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में से 49 को घटाना है, 9 में से 9 जाएगा 0 होगा, 16 में से जाएगा 12 माइनस 120 होगा, माइनस 120 होगा। देखिए इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग देखो 2 से भाग देते हैं, तो 2 एकान 2, 2 सत्ते 14 और 60 दूना 120। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 से भाग, यानी 2 से हम लोग क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। अब देखो इसको गुणनखंड के हिसाब से बनाएंगे, 12 पंचे 60, तो 12x। अब 5 को हम लोग प्लस करेंगे, इसका देखो क्यों कि माइनस 12 में से प्लस 5 घटाएंगे तो माइनस 7 होगा और ये माइनस 7 अपने जगह, यानी इसको ऑपरेशन करेंगे तो फिर इतना हमें आ जाएगा माइनस 7x, यानी गुणनखंड कर रहे हैं। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, फिर x माइनस 12 यहां पर लिख देंगे और साथ में 5 है तो 5 डाल देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। एक अंदर वाले एक बाहर वाले, एक अंदर वाले एक बाहर वाले, इक्वल टू 0 ध्यान देंगे। अब यहां पर जो है x माइनस 12 इक्वल टू 0, यदि हम यहां पर यदि हम ले लें कि x माइनस 12 इक्वल टू 0, यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। अब ये प्लस वाले को लेंगे तो हमें माइनस में आएगा, तो लंबाई जो होता है, उम्र जो होता है, चाल जो होता है, ये सब माइनस में नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब माइनस में नहीं होता है। तो हमने x का मान माइनस वाले को हम गुणनखंड को हल किए, अर्थात x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना निकल गया मुझे 12। हमने आधार कितना माने हैं x, आधार कितना माने x। तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे अतः आधार बराबर, आधार को हम x माने हैं तो आधार कितना हो गया हमको 12 सेंटीमीटर। अब लंबाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अतः आधार हो गया 12 सेंटीमीटर एंड इसकी लंबाई यानी लंब क्या हो जाएगा, लंब इसका हो जाएगा आपको 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमको सिर्फ आधार मांगता है, क्या मांगता है, सिर्फ आधार मांगता है। तो क्वेश्चन को पहले मेरे दोस्तों समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर का, किससे कम है, आधार से। तो माना कि आधार 7 सेंटीमीटर, तो लंब हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और कर्ण 13 है, हमने डायग्राम आपको बनाए हैं। माना कि आधार x सेंटीमीटर, इसे लंब हो गया इतना, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। आपके सामने फिगर है, देखिए लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। इसको हमने कैलकुलेशन करते हुए यहां तक पहुंच गए और हमारा यहां तक पहुंचने के बाद गुणनखंड पे ले गए और गुणनखंड करने के बाद x का मान मुझे -5 आया और +12 आया। तो हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब उम्र चाल ये सब क्या होता है, प्लस वाले को लिया जाता है। तो आधार मेरा क्या हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। कितना 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की। इसका डायग्राम जो बनेगा, ये मीनार हो गया, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया और यहां से जो है 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। कितना 60 डिग्री है। देखिए ये मीनार का पाद बिंदु और ये भूमि पर एक बिंदु है, इसके बीच की दूरी कितना है 30 मीटर दिया है। इसके बीच की दूरी 30 मीटर। कहां से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, कहता है
भूमि पर एक बिंदु है, ये बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर पे है, और मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, मीनार का पाद बिंदु ये, तो यहाँ और ये भूमि का बिंदु और मीनार के पाद बिंदु का बीच की दूरी 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? बहुत ही हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान क्वेश्चन है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? इसकी ऊंचाई क्या? इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ध्यान देंगे। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या? माना कि ए बी मीनार है, माना कि ए बी क्या है? मीनार है। ध्यान देंगे। तो ए बी जब मीनार मान ले तो ए बी बराबर हम एच मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच मीटर लेट। ध्यान देंगे। ए बी को हम मीनार मान ले। क्या मान ले? ए बी को मीनार मान ले। अब देखो समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हमको लंब और आधार किस में होता है? टैन में होता है। तो हम टैन सी से लेंगे, और सी का मान कितना है? 60 डिग्री। तो हम त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से टैन 60 डिग्री लंब बटा आधार, टैन 60 डिग्री लंब बटा आधार। टैन 60 डिग्री का मान होता है √3। ध्यान देंगे। और ए बी का मान हमने एच माने हैं और बी सी का मान 30 है। अब देखो इसके नीचे में एक तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो एच बराबर हो जाएगा 30√3, 30√3 हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा 30, हमको निकलते गया एच बराबर 30√3 मीटर। ये मेरा ऊंचाई निकल गया। पूरा सिंपल। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में 90.9% आपको फिगर को समझना पड़ता है। कहता क्या है कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से जमीन पे एक बिंदु है, उसके बीच की दूरी 30 मीटर है, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि ए बी मीनार है, ए बी को हमने एच मान लिए, हमको दिया है टैन सी, यानी यहाँ पर आपको 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर कोण जो है तो लंब बटा आधार के हिसाब से हमने निकाल दिए। टैन 60 बराबर लंब बटा आधार, जिसका मान था उसको हमने पुट कर दिए। कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर इतना आ गया। अब क्वेश्चन है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 गो गोला है, धातु का गोला है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। यहां पर दिया है 3 गो ठोस धातु का गोला है, जिसे पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। क्या किया है? बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़ा गोला का त्रिज्या क्या होगा? बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा? अब यहां पर आपको दिया गया है 3 गो गोला है, तीनों को पिघलाया है और बड़ा गोला बना दिया है। 3 गो गोला को, 1 गो, 2 गो, 3 गो, और सभी को पिघला कर क्या कर दिया है? एगो बड़ा गोला बनाया है। क्या किया है? बड़ा गोला बनाया है। तो अब हमको ये बड़ा गोला का त्रिज्या निकालना है। तो देखना है, माना कि अभीष्ट गोले की त्रिज्या, माना कि अभीष्ट गोले की त्रिज्या, माना कि अभीष्ट गोले की त्रिज्या बराबर आर। बड़ा है, बड़ा गोला है तो बड़ा आर मान लिया। माना कि अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या बड़ा। अब दिया क्या सब है? ध्यान दीजिए। गिवेन दिया है हमको, गिवेन हमको दिया है R1 दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 दिया है हमको 8 सेंटीमीटर, और R3 दिया है हमको 10 सेंटीमीटर। 3 गो गोला है, तीनों गोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तीनों गोला को पिघला कर बड़ा गोला बनाया। जब पिघला कर बड़ा बनाया गया तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहला गोला हो गया। दूसरा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये दूसरा गोला हो गया। 4/3 पाई आर क्यूब, ये तीसरा गोला हो गया। और एगो बड़ा गोला जो बनाया है उसका हमें आर निकालना है। ध्यान देंगे मेरे प्रिय मित्रों। देखिए 4/3 पाई,
4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये तीनों डिलीट कर, ये जो है इस 4/3 पाई से भाग दे देंगे तो मेरा क्या बचेगा, R1 R2 R3 बराबर RQ। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग या R1 का Q R2 का Q प्लस R3 का Q बराबर RQ। क्यों कि 4/3 पाई से भाग हम दे दिए, क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब R1 का मान आपको 6 है तो उसका Q, इसका मान आपको 8 है, इसका Q, इसका मान 10 है, उसका Q, अब बराबर RQ। देखो 6 का Q जो होता है 216 होता है, 8 का Q जो होता है 512 होता है, 10 का Q 1000 होता है, बराबर RQ। ये याद करना पड़ेगा आपको। देखो इस सभी को जोड़ देंगे, 10 5 15, 15 2 17, 17 12 16 का जोड़ दो, 1728 होगा, 1728 बराबर आपको RQ हो गया। अब देखिए हमको R निकालना है तो इस पे क्यूब चढ़ जाएगा, 1728। अब 1728 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 1728 का हम लोग घनमूल निकालेंगे कैसे, जिस विधि से आप निकाल सकते हैं, गुणनखंडीय विधि से। तो 2 8 16, 2 चौका 12, 2 चौका 8, ध्यान दो, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकान 2, 2 छक्का 12, 2 एकान 2, 0 2 8 16। देखो 54 दूना 108, फिर 27 दूना 54, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, इसमें से एगो निकाल देंगे, इसमें से एगो निकाल देंगे, इसमें से एगो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 1728 का घनमूल कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। यही मेरा आंसर निकल गया। यही अतः अभिष्ट गोले की त्रिज्या कितना निकलेगा, 12 सेंटीमीटर। हमने क्या किए, यहाँ पर थोड़ा नजारा देखेंगे। हमने किए हैं कि 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़ा गोला का त्रिज्या क्या होगा, तो माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या R है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी 3 को गोला दिया है, तो तीनों गोला को हमने क्या कर दिए, आयतन को जोड़ दिए, क्योंकि तीनों को पिघला कर ना बड़ा क्या है, तो ये R1 है, R2 है, R3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों गोला का आयतन निकाल के जोड़ देंगे तब ना ये बड़ा होगा जी, क्योंकि पिघलाया गया है। उसके बाद हम 4/3 पाई से क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो हमको इस तरह का नजारा पेश हुआ। R1 का मान ये है, R2 का मान है, R3 का। 6 का Q 216 होता है, 8 का Q 512 होता है, 10 का Q 1000 होता है। अब इस सभी को जोड़ दिए तो हमें 1728 आया। हमने पावर हटा दिए तो ये घनमूल, क्योंकि पावर 3 है तो घनमूल होगा, पावर 2 होगा तो वर्गमूल होगा। 1728 का घनमूल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर। देखो मैथ के सवाल को समझना जरूरी है, समझ गया तो आप एकदम फुटबॉल की तरह उड़ा सकते हो। आप सवाल को समझिए, सवाल को समझना जरूरी है। कहते हो मैथ नहीं समझ में आता है, अरे भाई आप टाइम नहीं दे तो इसीलिए नहीं समझ में आता है। देखिए पूरा न्यू क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न क्या होगा। क्वेश्चन है कि अंश में कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। दो कंडीशन, एक बार अंश में 1 घटा देता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। उसके बाद क्या कहता है कि हर में 8 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। पहला फेज में एक्स में ऑपरेशन होता है, दूसरा फेज में हर में ऑपरेशन होता है। पहला फेज में अंश में 1 घटाता है तो 1/3 हो जाती है। दूसरा फेज है कि हर में 8 जोड़ देते हैं तो वह 1/4 हो जाती है। वह भिन्न क्या है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी भिन्न वाले सवाल आएगा तो मेरा यही एम होगा कि माना कि अभिष्ट भिन्न x/y है। अब इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, इस सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ध्यान देंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है।
तो हम इसमें यहां पर आएंगे माना कि अभिष्ट भिन्न, माना कि अभिष्ट भिन्न x बट्टा वाई, माना कि अभिष्ट भिन्न कितना है x बट्टा वाई, माना कि अभिष्ट भिन्न x बट्टा वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अंश में से एक घटाता है, अंश में से एक घटाता है, तो मेरा भिन्न है x बट्टा वाई, अंश में एक घटाएंगे तो वह 1/3 हो जाती है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 3x माइनस 3, ये y को 1 से गुना करेंगे y होगा। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे, ये प्लस y इधर आएगा और -3 उधर जाएगा, ये समीकरण का रूप हो गया। किसका रूप हो गया? ये समीकरण हो गया। अब अगेन क्या कहता है, यानी दूसरा पार्ट क्या कहता है, अगेन इस बार कहता है कि हर में 8 जोड़ता है तो 1/4 हो जाता है। दूसरा ऑपरेशन था कि हर में 8 जोड़ दे तो वह 1/4 हो जाता है। अब इसको भी इसी तरीका से करेंगे, इसको भी इसी तरीका से, तो देखेंगे यहां पर ये हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। फिर इसको हम समीकरण के रूप में लेके जाएंगे, y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में देखो एगो y माइनस में, समीकरण 2 में देखो एगो y माइनस में, तो हम यहां पर कर सकते हैं क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। अब समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर आपको 8, माइनस का चिन्ह दिए हैं, ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। -4x में से हम +3x को घटाएंगे तो -x होगा, -8 में से +3 को घटाएंगे तो -5 होगा, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान मुझे 5 निकल गया। अब y का मान निकालना है तो समीकरण 1 में चाहे 2 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 को हम चेक करेंगे क्या है। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर ये 3 है। अब x का मान मुझे 5 निकला है जी, तो हम x का मान पुट अप कर दिए। अब यहां से कैलकुलेशन हो रहा है 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3, अब 15 ये +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये y उधर चला गया, 15 में से 3 जाएगा 12 बराबर y, हम सीधा करके लिख लेंगे y का मान हमें 12। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना है कि हमने भिन्न क्या माने हैं, अतः अभिष्ट भिन्न, हमने क्या माने हैं, x बट्टा वाई, x का मान 5 है और y का मान 12 है। मेरा आंसर जो निकलेगा भिन्न में यही निकलेगा 5/12। तेरा सवाल क्या था कि पहला फेज में x में से 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। दूसरा फेज ये था कि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो आखिर वह भिन्न है कौन, वह भिन्न है कौन? तो मेरा ओरिजिनल भिन्न जो निकला है वह है 5/12। अब हम चेक करेंगे ये आंसर मेरा सही है कि नहीं। हम आंसर को चेक करेंगे, क्या करेंगे, हम आंसर को चेक करेंगे कि मेरा आंसर सही है या गलत। मेरा मेन भिन्न 5/12 है। देखो अंश में 1 घटाते हैं तो 5 में से गया 4/12 इक्वल टू 1/3। ये मेरा पहला फेज मिल गया। दूसरा फेज क्या कहता है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, 5 12 8 20, 5 1 5, 5 4 20, 1/4। यही क्वेश्चन है कि अंश में 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाता है, हर में 8 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/4 हो जाते हैं। और मुझे प्रैक्टिकल में मिल गया, हमने आंसर को चेक किए तो सही आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन भी मेरा सही है और आंसर भी मेरा सही है। अब एक बार हम देखेंगे, इसको क्वेश्चन को देखेंगे
कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 घटाया जाता है। तो वह भिन्न कौन सा है? इस क्वेश्चन को जितना भी आप समझ सकते हो एग्जाम के लिए उतना उतना मस्ट भी दिया है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ये सब क्वेश्चन पे आपको निगाह रखना है। इस क्वेश्चन को आपको एकदम हमेशा प्रैक्टिस में रखना है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आने की संभावना होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे हम मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या क्या है? 18 है, मान लेते हैं। तो इस 18 में 2 गो अंक है। इस 2 अंकों का जो एक संख्या है इसमें 2 गो अंक है, एक अंक है और ये 8 अंक। तो 1 को और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। मान लेते हैं कि ये संख्या है, मान लेते हैं ये संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वह संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम मानेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दिमाग क्या लगाएंगे? सबसे पहले यहां पर क्या जाएगा, देखिए सॉल्यूशन मेरा कहां से जा रहा है। सबसे पहले माना कि अभिष्ट संख्या, माना कि अभिष्ट संख्या जो मेरा निकलेगा, माना कि अभिष्ट संख्या 10x + y। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। माना कि अभिष्ट संख्या 10x + y, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो एगो इकाई और दूसरा हो जाएगा दहाई। जब भी आपको भिन्न वाला सवाल आते हैं तो हम क्या मानते हैं? माना कि अभिष्ट भिन्न x/y है। जब भी आपको संख्या वाले सवाल आएगा तो इसी प्रकार हमको मान लेना है, माना कि अभिष्ट संख्या 10x + y है। अब देखिए, मेरा जो सवाल है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x और y जो है ये मेरा अंक है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। जैसे कल्पना कीजिए, जैसे कल्पना करना कि ये 15 है, 2 अंकों की एक संख्या है। अगर इसका मैं अंक पलट दूं तो क्या बनेगा? 51 बन जाएगा। इसको अंक पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 51। उसी प्रकार अब इसी संख्या को जब हम अंक पलटेंगे तो क्या होगा? तो माना कि अभी संख्या 10x + y है। अब देखिए, अंक पलटने पर संख्या, अंक जब पलट देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 10y + x हो जाएगा। यानी x के जगह पे y और y के जगह पर x हो जाएगा। यानी अंक पलटने पर 10x + y जो मेरा मेन संख्या है वो अंक पलटने पे क्या हो जाएगा? 10y + x होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9। तो अंक मेरा x है और y है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यानी अंकों का योग 9 है। अब दोबारा क्या कहता है? दूसरा फेज क्या है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी मेन संख्या का 9 गुना, मेन संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यानी मेन संख्या का 9 गुना और डुप्लीकेट संख्या का 2 गुना। तो देखेंगे मेन संख्या एंड दूसरा फेज क्या कर रहा है? संख्या। तो मेन संख्या मेरा ये हो गया और डुप्लीकेट संख्या क्या हो गया? ये हो गया। अब यहां पर ये देखना है कि इस संख्या का 9 गुना और इसका है 2 गुना, ये इसका 9 गुना, इसका 2 गुना। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 9 दाइन का 90x + 9y, उधर देखो 10 दूना 20y और इधर 2x हो जाएगा।
अब इसको साइड चेंज करेंगे। क्या साइड चेंज कर रहा है? 90x प्लस 9y, ये दोनों इधर आ जाएगा, ये दोनों प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखो 90x में से 2x को घटाएंगे तो 88x होगा। 20y में ये माइनस 20y प्लस 9y, तो 20 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस 11y इक्वल टू 0। अब देखो 11 से हम भाग दे देंगे तो 11 अठे 88, 11 अठे 88 और 11 एकान 11, तो 11 अठे 88, 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण मेरा दूसरा हो गया। हमने क्या किए? 11 से हम 11 से भाग दे दिए, 11 से क्या कर दिए? भाग। अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 में है 8x माइनस वाई बराबर 0। यहां पर y का चिन्ह प्लस है और यहां पर y का चिन्ह हमें माइनस है। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो y कट जाएगा तो हमें x का मान निकलेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 मेरा है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण दूसरा मेरा है 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ का चिन्ह, ये दोनों कट जाएगा, 1 को x और 8 को x, 9 को x हो जाएगा। हम 9 में 0 को जोड़ेंगे, 9 होगा। x बराबर जैसा कि पता है 9 का 9, x का मान कितना निकल गया? 1। अब हमें निकालना है किसका मान? अब हमें y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 मेरा है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान मुझे कितना निकला है? 1 निकला है। अब हमें y का मान चाहिए। देखो तो y बराबर, ये 1 उधर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y बराबर 9 में से 1 गया 8, मुझे y का मान 8 निकल गया और x का मान 1 निकल गया। अब हमें संख्या निकालना है, तो अब यहां पर लिखा जाएगा अतः, क्या लिखा जाएगा? अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या बराबर, हमने संख्या क्या माने हैं? 10x प्लस वाई माने हैं। अब देखो 10x का मान कितना निकला है? 1, और y का मान कितना निकला है? 8। देख लो यहाँ पर x का मान 1 निकला है, y का मान 8 निकला है। हमने x के जगह पर 1 डाले, y के जगह पे 8, 10 से 10 और 10 से 8 18, ये मेरा आंसर निकल गया। यही मेरा संख्या है। अब इसको चेक करके देखो, अंकों का योग 9, अंक में है 1 और 8 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 होगा। आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन के अनुसार मेरा जो आंसर आया उसको आप चेक कीजिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमारा जो आंसर 18 आया है, तो 18 में 1 और 8 है, दोनों को जोड़ के देखो 9 आता है, 9 आ जाता है, यही मेरा 18 आंसर आएगा। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब संख्या का 9 गुना, यानी मेन संख्या का 9 गुना और अंक पलटने पर जो मेरा डुप्लीकेट संख्या बना है उसका 2 गुना, यानी इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है। तो हमने क्या किए? पहले माना कि अभी संख्या 10x प्लस वाई, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो एगो इकाई होगा और दूसरा दहाई होगा। अंक पलटने पर संख्या x के जगह पे y जाएगा और y के जगह पर x आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या है? 9 है। हमने अंकों का योग 9, संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, हमने उसी प्रकार से डायग्राम दिए। अब यहां से हमने इसका कैलकुलेशन किए, इतना हुआ, इसको कैलकुलेशन किए, इतना आया, इस दोनों को इस साइड लेकर आए। कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या आया? 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमने 11 से भाग देकर समीकरण इसको हम 2 बना लिए। अब समीकरण 1 में x प्लस वाई है, यहाँ पर 8x माइनस वाई है। समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़कर y को कैंसिल करके हमने x का मान 1 निकाले। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखने के बाद हमने y का मान निकाल लिए। अब मेरा जो मेन संख्या हम जिसको माने हैं 10x प्लस वाई, x का मान 1 है, y का मान 8 है। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया? 18। यही मेरा आंसर है। यही क्या है? मेरा आंसर है। देखो अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है सिद्ध करें इतना बराबर इतना। अब इस सवाल को हमें सिद्ध करके
दिखाना है, यानी LHS को तोड़ के RHS बनाना है या RHS को तोड़कर LHS बनाना है। तो LHS को तोड़कर RHS बनाना है। तो अब यहां पर देखना है इस सवाल को कि बाएं तरफ क्या है और दाएं तरफ क्या है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की दुनिया में चलते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग LHS इसको कर लेते हैं। LHS में आपको है cos A माइनस साइन A अब प्लस 1 है। उसके बाद है cos A प्लस साइन A और माइनस 1 है। ये LHS हुआ। अब इसको हम लोग परमीयकरण करेंगे, लेकिन परमीयकरण से पहले हमको इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे, क्योंकि हरों का परमीयकरण में चिन्ह जो परिवर्तन होता है वह सेकेंड पार्ट का परिवर्तन होता है। यदि प्लस है तो माइनस के साथ गुना करेंगे और माइनस है तो प्लस के, अर्थात अपोजिट चिन्ह, उल्टा चिन्ह के साथ हमें गुना किया जाएगा। अब इसको हम हरों का परमीयकरण करेंगे। देखिए हरों का परमीयकरण कैसे होता है। cos A माइनस साइन A प्लस 1, cos A प्लस साइन A माइनस 1, हरों का परमीयकरण करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो cos A प्लस साइन A, ये माइनस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। cos A प्लस साइन A प्लस 1। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, अब देखने वाली बात यह है कि बाएं, ये देखो बाएं और दाएं में इसमें देखना है कि इस साइड में cos प्लस में है, इधर भी cos प्लस में है, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है। तो cos प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी cos और 1 को एक में डाल देंगे। तो cos A प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साइन इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, यानी एक साइड में प्लस है और एक साइड में माइनस है। तो देखिए यहां पर cos जो है, ये साइन जो है माइनस में और ये साइन है प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। उसके बाद नीचे में देखना है, नीचे में क्या है, cos A प्लस साइन A गुने cos A प्लस साइन A, दोनों सेम फेज में है। तो cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर, cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर, और 1 एक साइड माइनस है और एक साइड प्लस है, यानी माइनस प्लस को गुना हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर। अर्थात यहां पे समझने वाली बात, यहां पर सिर्फ cos A प्लस 1, cos A प्लस 1, ये दोनों जो है प्लस में, यानी 1 भी प्लस में इधर और 1 भी प्लस में, इस दोनों को एक में डालकर स्क्वायर कर दिए, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। नीचे में भी क्या कर दिए, cos A प्लस साइन A और cos A प्लस साइन A दो बार है, इसको एक में देकर होल स्क्वायर कर दिए और 1 का स्क्वायर कर दिए। माइनस है और प्लस है तो माइनस के साथ। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB, 1 से गुणा करेंगे इतना ही होगा, प्लस B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस साइन स्क्वायर A। ये ऊपर की कहानी है। नीचे में आइए, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 cos A इंटू साइन A, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। आइए cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर A अपॉन हो गया cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, इसका फॉर्मूला 1 होता है। तो 2 cos A इंटू साइन A माइनस 1, ये माइनस प्लस कट गया, cos स्क्वायर अब प्लस cos स्क्वायर, तो 2 को cos स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर A अब प्लस cos A, नीचे में आपको हो गया 2 cos A इंटू साइन A। ध्यान देने वाली बात है कि 2 cos को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बच गया cos A प्लस 1, नीचे में हो गया जैसे है वैसे ही, जैसे है वैसे ही होना चाहिए, ध्यान दीजिए।
अब ये 2 cos a से कट गया, बस ये cos a प्लस 1, तो cos a प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos a अपॉन sin a। अब इसको दो पार्ट में करेंगे, अब इसको दो पार्ट करेंगे, 1 अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a प्लस cos a बाय sin a, cos a बाय sin a। 1 बाय sin का फॉर्मूला होता है cos a के, और cos बाय sin का फॉर्मूला होता है cot a। यही RHS मुझे लाना है, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? ये मेरा प्रूव्ड हो गया। आपका जो सवाल है, आपका सवाल ये है इतना cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर इतना लाना है। तो हमने सबसे पहले क्या किए कि LHS को हमने हरों का परमीयकरण किए। LHS को हरों का परमीय करने के बाद हमने देखो ये cos a प्लस में है, इधर भी cos प्लस में है, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, तो cos को और 1 को एक में डालकर होल स्क्वायर कर दिए। ये माइनस साइन में है, ये प्लस साइन है, इस दोनों को गुना करेंगे माइनस साइन स्क्वायर। cos a प्लस sin a, cos a प्लस sin a दोनों प्लस में डालकर, यानी cos a प्लस sin a 2 बार आया, a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में डाल दिए। माइनस 1 को प्लस 1 से गुना किए, माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अपना जगह पर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये साइन को 2 बार गुना करेंगे साइन स्क्वायर। नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। cos स्क्वायर अपना जगह पर, ट्रू cos अपना जगह पर, इसका फॉर्मूला हमने सेटिंग कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फॉर्मूला 1 होता है, ये जैसे वैसे ही नोट कर दिए। 1 माइनस जो है अपने जगह पर, ये प्लस और ये माइनस क्या गया कैंसिल, एगो cos स्क्वायर एगो cos स्क्वायर, क्या cos स्क्वायर 2 गो cos स्क्वायर हो गया, प्लस cos a नीचे में जैसे है वैसे ही लिख दिए। अब हमने 2 cos a कॉमन लिए, cos का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, 1 और 1 क्या आ जाएगा पावर 2, यानी 2 cos a को हम cos a से गुना करेंगे 2 cos स्क्वायर, 2 cos को 1 से गुना करेंगे 2 cos होगा, नीचे में नो परिवर्तन, 2 cos a कैंसिल हो गया, cos a प्लस 1, तो 1 प्लस cos a सीधा करके लिख दिए, 1 प्लस cos a अपॉन sin a। इसको दो पार्ट कर दिए, 1 बाय sin प्लस cos बाय sin। 1 बाय sin का फॉर्मूला cos a होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, और यही मेरा RHS है, यही मेरा RHS।